उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूर्वांचल का एक अलग ही रसूख है। और जब बात पूर्वांचल की हो तो कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनके इर्द गिर्द सत्ता और सियासत की पूरी कहानी गूंजती है। एक ऐसा नाम जिनकी राजनीतिक विरासत का गूंज लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सुनाई देती है, जिन्हें विरोधी बाहुबली के चश्मे से देखते हैं तो जनता उन्हें अपना विकास पुरुष मानती है। लगातार कई बार से विधायक चंदौली की सैयद रजा सीट से वो चेहरा जो बेबाकी और कड़क अंदाज के लिए जाना जाता है, आज हमारे साथ पॉडकास्ट में सीधा बातचीत करने के लिए मौजूद हैं विधायक सुशील सिंह जी। सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। हमारा पहला सवाल हमारे सहयोगी अविनाश पांडे पूछेंगे। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि राजनीतिक यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? कब आपको लगा कि अब मुझे अब राजनीति में जाना है और वहाँ से आपकी सिलसिला शुरू हुआ? देखिए 95 में मेरे पिता स्वर्गीय उदयनाथ शुलबुल सिंह जी तो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। जिला पंचायत का चुनाव खुद लड़े और जिला पंचायत के अध्यक्ष भी वाराणसी और चंदौली से रहे। फिर भारतीय जनता पार्टी ने उनको सदस्य विधान परिषद के रूप में उनको टिकट दिया और हमारे पिताजी 2 बार सदस्य विधान परिषद वाराणसी, चंदौली और भदोही से रहे। पिताजी के साथ 95 से मैं राजनीति में उनके साथ में था, जुड़ा था। पिताजी को देखते देखते मैं 2002 में मुझे लड़ने की इच्छा हुई चुनाव में। मेरी उम्र उस समय 25 वर्ष हुई थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो मैं बसपा से चुनाव लड़ा। पिताजी ने कहा यहाँ चुनाव मत लड़ो। कुछ विषय थे तो मैं चंदौली आ गया। एकाएक मैं चंदौली में आया लड़ने के लिए। जमीन नहीं थी, मैं चुनाव में भी नया था। 26 वोट से मैं विधानसभा 2002 का चुनाव हार गया, 26 वोट से। उसी समय से मेरी शुरुआत हुई, लेकिन मैंने फिर हारने के बाद भी कभी हमने मैदान नहीं छोड़ा। मैं लगातार जनता के संपर्क में रहा। फिर 2002 का चुनाव 2007 का चुनाव जब मैं ला तो मैं जेल में था उस समय। समाजवादी पार्टी की सरकार ने मुझे जेल में बंद कर दिया। उस समय यहाँ की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। 20,000 वोट से मैं चुनाव जीता। यहाँ की जनता का स्नेह आशीर्वाद जो लगातार मुझे देती जा रही है। मैं निर्दल भी विधायक रहा हूँ 2012 में। जब मायावती जी ने टिकट नहीं दिया तो मैं निर्दल चुनाव लड़ा। तो जितना मैं बसपा से वोट पाया था उतना ही वोट मैं निर्दल भी पाया, क्योंकि पिताजी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। विचारधारा हमारी भारतीय जनता पार्टी की थी। आरडी अमित शाह जी जब प्रदेश प्रभारी के रूप में आए उत्तर प्रदेश में, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा दी है। तो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। जैसे कि आपने बताया कि समाजवादी पार्टी ने आपको जेल में कर दिया था, क्या उनको कहीं डर था कि एक नया लड़का, चूंकि 25 वर्ष की उम्र में आपने राजनीतिक में कदम रखा, तो क्या एक अलग चर्चा भी थी कि एक नया लड़का आया कुछ अच्छा करेगा, और उसका डर कहीं? यही था, मेन यही विषय था कि उनको लग रहा था कि ये चुनाव लड़ेगा तो चुनाव जीतेगा और हमारी कई सीटों का नुकसान पहुंचेगा। तो मैं चुनाव लड़ा और उसकी वजह से उन लोगों ने मुझे अंदर कर दिया। जनता ने आशीर्वाद दिया, क्योंकि कोई केस तो था नहीं, फर्जी केस लगा के उन लोगों ने अंदर किया था। चुनाव जैसे खत्म हुआ मैं बाहर आ गया। फर्जी केस लगाया था उन लोगों ने। उनको लग रहा था कि हमारी सीट कम कर देगा, वही हुआ। 2007 में फिर बसपा की गवर्नमेंट भी बन गई। अच्छा, अब का जो तरीका है चुनाव लड़ने का, या चुनाव में जो राजनीति में नए लड़के आ रहे हैं, खास करके जो छात्र हैं, तो तरीका बदल रहा होगा। अब सोशल मीडिया का जमाना आ गया है। जब आप लोग थे उतना सोशल मीडिया पे सक्रिय था नहीं। कितना ये बदलाव हुआ है, किस बदलाव को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए हमेशा बदलाव तो होता ही रहता है। हर चुनाव में हम लोग जाते हैं तो कुछ नई नई चीज़ें होती हैं, नई नई चीज़ें बदलती हैं।
पहले सिर्फ प्रिंट मीडिया था, फिर वो चैनल मीडिया आ गया, फिर सोशल मीडिया आ गया। आज सोशल मीडिया इतना ज़्यादा सिस्टम पे हावी है कि घर घर में घुसा हुआ है, सबके पास मोबाइल है। बच्चे भी आजकल मोबाइल पे देख रहे हैं, टीवी भले ना देख रहे हैं लेकिन मोबाइल पे सोशल मीडिया को देख रहे हैं। तो अब चीज़ें पहले से बहुत बदल चुकी हैं और हर क्षेत्र में बदलाव हुआ है। तो सोशल मीडिया के तरीके से भी आज जिस तरीके से लोग काम, जो जैसे होता है जिसको अच्छा लगता है उस तरीके से आज काम कर ही रहे हैं। अच्छा, सोशल मीडिया की आपने बात करी। सोशल मीडिया के ज़रिए अगर देखा जाए तो जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया है, वो लोग कहीं ना कहीं इस पर सवाल उठाते हैं, इस पूर्वांचल के क्षेत्र पर, खासकर चंदौली पर, कि बाहुबली का ठप्पा लगा देते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बाहुबली जैसे सोशल मीडिया में क्या है कि कोई कंट्रोल नहीं है। कहीं कोई चीज़ अपना आईडी बना के कुछ भी डालता रहता है, कुछ भी लिखता रहता है। बाहुबली क्या होता है तो मीडिया से ज़्यादा कोई जान नहीं सकता। मीडिया तो खुद ही बताती है, किसी को बाहुबली बना देगी, किसी को रॉबिन हुड बना देगी, किसी को मसीहा बना देगी। ये अलग अलग चीज़ें हैं। कहीं सोशल मीडिया भी काम कर देता है तो कहीं मीडिया भी काम करता है। लेकिन ऐसा बाहुबल से हमारा कोई बहुत दूर दूर से लेना देना नहीं रहा है। मैंने कहा कि मैं परिस्थितियों से हमने लड़ना सीखा है, हम कहीं दबे नहीं। पिताजी भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में काम किए, हम भी विधायक थे। पहले भी भारतीय जनता पार्टी के लिए हम लोगों ने बहुत से मुकदमे झेले हैं। भाजपा के कार्यकर्ताओं को मारे जाते थे तो खड़े होते थे हम लोग, तो मुकदमे हो जाते थे विधायक बनने से पहले। फिर विधायक बन गया, फिर भारतीय जनता पार्टी में मैं ज्वाइन कर लिया हमने 2014 में। आदरणीय अमित शाह जी ने ज्वाइन कराया। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया है, उसको भी देखना है, मीडिया को भी देखना है। जिस तरीके से सोशल मीडिया और मीडिया दिखाती है, एक तरह से कह सकते हैं कहीं कहीं चीज़ें गलत भी आती हैं, जो चीज़ें नहीं हैं वो भी दिखाई जाती हैं। और हमें लगता है कि मैं 24 साल 25 साल की उम्र में पॉलिटिक्स में आया हूँ, आज मेरी 49 वर्ष हो गए। तो मैं लगातार तो पॉलिटिक्स का ही काम कर रहा हूँ, कभी किधर उधर उधर मैं गया नहीं, न बिजनेस किया न बाकी किसी चीज़ में गया। पिताजी के साथ 95 हमने बताया है, उस समय उम्र कितनी रही होगी आप समझ सकते हैं, 18 साल 19 साल। 18-19 साल में व्यक्ति क्या कर सकता है। पिताजी के साथ रह के पॉलिटिक्स हमने सीखा, पॉलिटिक्स लड़ने चले आए। और हम लड़ाई लड़े तो लोग समझे कि ये मुकदमा झेलना पड़ा, सपा का मुकदमा, कुछ बसपा के भी मुकदमे झेलने पड़े। जब 2009 का यहाँ का पार्लियामेंट चुनाव हो रहा था, मैं बसपा का एमएलए था, मायावती जी नाराज हो गई, मुख्तार अंसारी को सपोर्ट नहीं कर रहे हो। तो हमने कहा सपोर्ट कैसे कर सकते हैं मुख्तार अंसारी का। अब उसकी वजह से मायावती जी नाराज हो गई, टिकट उन्होंने नहीं दिया, मैं उनसे टिकट मांगने भी नहीं गया। मैं निर्दल आया, जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, क्योंकि मैंने जो मेहनत किया, जो मैंने जो काम किया, उस पर जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। और मेहनत, और कह सकते हैं उसी की देन है कि आज जनता मुझे लगातार, पार्टी की भी कृपा है, पार्टी ने टिकट भी दिया, 17 में भी दिया, 22 में भी दिया, पार्टी की भी कृपा है, जनता की भी कृपा है। अब उसको लोग बाहुबली समझ सकते हैं। इस चीज़ को, अब जनता का बाहुबल जरूर हमारे साथ है, जनता का जिसके साथ भी सपोर्ट होता है बाहुबल होता ही है। अब उसको लोग बाहुबली कह देते हैं, तो बाहुबली हमारे विषय में बहुत सेट नहीं होता। अब सुरक्षा के दृष्टि से चलना, गाड़ियों से चलना मजबूरियां हैं, क्योंकि यहाँ की परिस्थितियां पहले डिफरेंट थी उत्तर प्रदेश की, वो खास तौर से पूर्वांचल की। माफिया राज यहाँ सिस्टम बहुत ज़्यादा हावी था। लेकिन उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार बनने के बाद सभी सभी की माफिया गिरी सब खत्म हो गई, सभी गुंडागर्दी खत्म हो गई, सारे गैंग खत्म हो गए। अब हम लोग आराम से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले हम लोग 10 गाड़ियों से चलते थे, हम लोग 2-3 गाड़ियों से चलते हैं। हम वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, सुरक्षा सरकारी मिली हुई है, किसी की जरूरत नहीं, जनता के बीच परमानेंट रहते हैं। सुबह 6 बजे निकलते हैं, रात को 12 बजे भी पहुंचते हैं घर।
आज ही मैं सुबह 6 बजे से पदयात्रा कर रहा था, 11-12 बजे तक पदयात्रा किया हूँ, फिर गांव में आया हूँ, गांव में भी रुकना होता है, मैं कहीं भी रुक जाता हूँ, किसी के यहाँ रुक जाता हूँ। एक हमारे भागवत उपाध्याय जी थे, उनके यहाँ मैं रुका था। इसके पहले एक हमारे मौर्य जी थे, हमारे प्रधान थे संजय मौर्य, उनके यहाँ रुका था। तो आदरणीय योगी जी की सरकार है, कोई डरने की जरूरत नहीं है हम लोगों को, माफिया सारे खत्म हो चुके हैं। अच्छा, आपने कहा कि पिताजी से अपनी राजनीति की, तो वो कौन सी 2 बातें या कुछ ऐसा बताया उन्होंने कि इससे बचना है तुमको, और वो सीख आपने उस समय सीखा और अभी तक उसको अपनाते आ रहे हैं? देखिए, अपने पिताजी की हमने बहुत सी चीजें सीखी। किसी के साथ झूठ नहीं बोलना, किसी के साथ गलत नहीं करना, जो मेहनत करते रहना। मेरे पिताजी ने भी बहुत संघर्ष किया है पॉलिटिक्स और अस्वस्थ हो गए, अब तो हम लोग के बीच में नहीं है। लेकिन उन्हीं के संबंधों पे, उन्हीं के कार्यशैली पे देखते हुए हमने काम किया, उन्हीं को देखते हुए, और उसी की वजह से लोगों ने मुझे लगातार आशीर्वाद दे रहे हैं। तो कनेक्टिविटी सबसे बड़ी चीज होती है, आपका जनता से कनेक्शन कैसा है। जब मैं निर्दल चुनाव लड़ रहा था तो मेरे साथ के लोग नहीं सोचते थे कि इतना वोट पाएंगे। हमने कहा जनता के लिए हमने काम किया है और वो रिजल्ट मिला भी, लोगों ने समर्थन दिया। किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि हम इतना वोट पाएंगे, लेकिन मुझे विश्वास था हमने काम किया तो लोग समर्थन जरूर देंगे, वही जनता का विश्वास मान। जनता का विश्वास, आशीर्वाद। अच्छा, जैसा आपने कहा कि जनता का विश्वास है, हम देखते आ रहे हैं कि आपके पास फरियादियों का एक एक लंबा तांता लगा रहता है। आप मानते भी हैं कि पुरानी जो सरकारें थी उसमें माफियागिरी था, लेकिन भय से भरोसे तक की जो राजनीति आपने विश्वास जो आपने जनता के बीच जताई, वो उसका सफर के बारे में कुछ बताएं। देखिए, मरना जीना तो अपनी जगह है, मरना तो सबको है, लेकिन हम डर करके जिए, बहुत साए में जिए, क्योंकि कभी कभी परिस्थितियां भी हो जाती हैं कि मजबूरियां हो जाती है, परिस्थितियां मतलब मजबूरियां कह सकते हैं। पिछली गवर्नमेंट में मजबूरियां थी, अगर हम नहीं अपने आप को बचाते तो मारे जाते। सरकारें अगेंस्ट थी, अपराधी माफिया का चरम था, हर जनपद में माफिया थे, गुंडे थे, माफिया थे। उनसे बचने के लिए अपने आप को लड़ना पड़ता था, अपने आप को सेफ रखना पड़ता था, मुकदमे भी झेलने पड़ते थे। लेकिन हमने लोगों ने कभी किसी को सताने का काम नहीं किया। हमने कहा ना, मेरे बाबा की हत्या कर दी गई, दुश्मनी हो गई, बहुत से लोग मारना चाहे, पारिवारिक भी चीजें थी। अब उस चीज को मैं नकार तो सकता नहीं, जो चीजें पारिवारिक थी, जो विरासत में मिल गई, कह सकते हैं, अब उसको मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन हम लोग ने कभी पिताजी के जो अपने उनके रास्ते थे उस तरीके से रास्ते पे हम चले, आज उन्हीं के आशीर्वाद से जनता की सेवा कर रहे हैं, उन्हीं के रास्ते पे चल रहे हैं। क्या लगता है जो वो डर था वो अभी भी है कि वो डर खत्म हो चुका है? उत्तर प्रदेश में लॉ एंड देखिए, ऑर्डर बदला है। जो उत्तर प्रदेश में जो सिस्टम बदले हैं, आज हमें पूर्ण विश्वास है कि प्रदेश में कोई गैंग नहीं, जो अपराध करता था, जो गुंडागर्दी करता था, वो आज पूरी तरह समाप्त हो चुका है। और सरकार ने उतनी सुरक्षा दे रखी है, कोई हमारे बारे में बहुत नहीं सोच सकता। बाकी चीजें लिखी होंगी, जनता कोई चीज कोई इधर उधर हो जाए तो नहीं कह सकते। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर की कृपा भी है, क्योंकि हमें गलत नहीं करना है। अगर हम गलत करेंगे तो हमारे साथ भी गलत होगा, तो हम लोग ऐसा काम ही नहीं करते कभी, अविश्वास की चीजें आने नहीं देते। जब गलत करेंगे तो अविश्वास पैदा होगा। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गलत सोचते भी हैं, मुझे पता भी है कुछ ऐसे लोग हैं जो गलत सोचते हैं, उनकी गलतफहमी है, उनकी नासमझी भी कह सकते हैं, वो गुमराह भी बहुत लोग हो सकते हैं। बहुत लोग किसी के बढ़ने की वजह से उससे द्वेष रखते हैं, ऐसी भी चीजें हैं। उस वजह से थोड़ा सा अपने को सेफ रखना पड़ता है। लेकिन जो अपराध था, जो भय था, वो नहीं है आज के डेट में। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश में वो परिस्थितियां आज नहीं है। आज उत्तर प्रदेश की परिस्थितियां बदली हुई हैं
उन परिस्थितियों को देखते हुए आज हम लोग भय मुक्त चलते हैं। गांव में कहीं जाके सो जा रहे हैं, तो भय नहीं है तभी तो सो रहे हैं। भय होता तो मैं गांव में क्यों सोता, अपने घर में सोता। मैं किसी के यहाँ जाके सो जा रहा हूँ, व्यवस्था नहीं है तो भी जाके सो जा रहा हूँ, क्यों? भय नहीं। बाकी तो जो लिखा होगा वो तो अलग विषय है। अच्छा, सुशील सिंह के नज़र में पावर यानी सत्ता की परिभाषा आखिर क्या हो? देखिए, सत्ता की परिभाषा का मतलब हम सिर्फ इतना जानते हैं कि सत्ता, सरकार से हमारा लक्ष्य है डेवलपमेंट करना। सत्ता का जिसने भी दुरुपयोग किया है वो खत्म हो गया है, उसका लंबा इतिहास नहीं हो सकता, कोई भी हो। रावण जैसा शक्तिशाली कौन व्यक्ति था? बहुत बड़ा पावर था उसके पास, सभी ग्रह नक्षत्र उसके पैर के नीचे वो रहते थे, उसका भी खत्म हो गया। तो सत्ता के सहयोग से हम सेवा कर सकते हैं, समाज की रक्षा कर सकते हैं, समाज की रक्षा में, समाज की सेवा में अपना सहयोग दे सकते हैं। सत्ता के संरक्षण में ये होता है। लेकिन बहुत से लोग सत्ता के संरक्षण में अराजकता भी फैलाते हैं, अपराध भी करते हैं। ऐसे लोग खत्म हो जाते हैं, उनका अंत हो जाता है। उनका भी अंत होगा, जो उनको साथ देने वाले होंगे उनका भी अंत होगा। तो पावर और सत्ता का सिर्फ मतलब यही होना चाहिए कि जो देश और समाज के लिए काम करे, जनता के लिए काम करे, पावर होता है। जो हमारा काम करने का तरीका है मैं उसी पे काम करता हूँ। पावर को हम लोग वहीं यूज करते हैं जहाँ पे हमें समाज के लिए कुछ काम करना हो, कोई योजना लानी हो, तो हम लोग RDOE से भिड़ जाते हैं कि होना चाहिए, मंत्री लोगों से भिड़ जाते हैं कि काम होना चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि पार्टी के MLA है। तो पावर का मतलब यही है। अब वो पावर हम जाके जनता में थोड़ी नहीं दिखाएंगे। हाँ, वो जब काम लाते हैं तो जनता हमारी खुश हो जाती है, तो वही पावर है। सरकार में नहीं है तो फिर चीजें नहीं हो पाती हैं, विपक्ष का आपका नहीं सुनता है, तो हम जमीन पर लड़ते हैं, रोड पर लड़ते हैं जनता के हित के लिए। जो सरकारें अच्छी होती हैं उस पर सहयोग करती हैं, जो अच्छी नहीं होती उसका वो विरोध करती हैं। उनको लगता है कि हमारा वोट कम हो जाएगा तो वो विरोध करती हैं, तो वो खत्म हो जाती हैं। कोई भी सरकार हो, जनता के लिए ही काम जो करेगी वो डेवलप करेगी, नहीं करेगी वो खत्म हो जाएगी। हमने बसपा को भी देखा है, सपा को भी देखा। आज भाजपा लगातार सरकार बना रही है, इसी वजह से बना रही है कि इनकी कानून व्यवस्था अच्छी है, सिस्टम अच्छे हैं, काम करने के तरीके अच्छे हैं। बीजेपी गवर्नमेंट जहां भी होगी आप देखेंगे डेवलपमेंट आपको जरूर दिखाई देगा। आज उत्तर प्रदेश में जो डेवलपमेंट दिखाई दिया है, आदरणीय मोदी जी की वजह से, आदरणीय योगी जी की वजह से, जिस तरीके से हमारी दोनों सरकारें काम कर रही हैं, आज उत्तर प्रदेश जो बदहाल था पहले, कभी 2017 से पहले अपराध था, भ्रष्टाचार था, अब वो सारी चीजें लगभग खत्म हो चुकी हैं। आज डेवलपमेंट है, सबका साथ सबका विकास है। आज हमारी धर्म और संस्कृति भी आगे बढ़ रही है। आज रोजगार भी लोगों को बढ़ रहे हैं, हर समाज का विकास हो रहा है। यही पावर होता है। नहीं, विपक्ष वाले तो एक आरोप ये लगाते हैं कि सरकारें तो बन रही है हर एक राज्यों में, कहीं वोट चोरी कर रहे हैं, कहीं EVM की चोरी हो रही है, तो कहीं बीजेपी अपनी तानाशाही रवैया के लिए आरोप विपक्ष हमेशा लगाता रहता है। मतलब अभी 2024 में चौथी सीट पा गए उत्तर प्रदेश में, EVM की लूट नहीं हुई, तो आपने सफलता प्राप्त कर ली। तमिलनाडु में सरकार बन गई किसी की, EVM की लूट नहीं हुई। केरल में सरकार कांग्रेस की बन गई तो EVM की लूट नहीं हुई। बंगाल में EVM की लूट हो गई क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट बन गई। अरे जनता ने, हम लोग तो चुनाव में गए थे, वहां की जो स्थिति थी, कश्मीर की भी वहां वैसी स्थिति नहीं थी, मैं आपसे कह सकता हूँ। वहां का जो माहौल था, वहां मेरे मामा श्री अर्जुन सिंह जी हैं, जो अभी कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं, मैंने ही उनको भाजपा में लाया था। वो 4 बार MLA थे TMC से। उनके पिताजी, नाना जी हमारे 5 बार MLA थे। उनके परिवार के ऊपर 110 मुकदमे उनके ऊपर तो थे ही, उनकी बेटियों के ऊपर, उनके बेटों के ऊपर। ये क्या है? फर्जी मुकदमे। इस तरह की चीजें होनी चाहिए कि हम आपके विरोध में हैं तो आप मुकदमा ठोकेंगे।
और जनता ने जवाब दिया। ये लोग जो सोच नहीं सकते तो वो जनता ने जवाब दिया, बंगाल की जनता ने। ममता जी के कहानियां ही खत्म हो गई ममता जी की। पूरा विधायक ही भाग हाँ, गया। पूरी पार्टी ही खत्म हो गई। यही समय होता है, आपके डर की वजह से आपके साथ लोग थे, आपके जो काम करने के तरीके थे वो गलत थे, आपने किसी को दिल से नहीं जोड़ा। भारतीय जनता पार्टी में जोड़ा है वो दिल से जुड़ा है, विचारधारा से जुड़ा है, देश के लिए जुड़ा है, समाज के लिए जुड़ा है। आपके लिए साथ जो जुड़े थे अपने व्यक्तिगत फायदा के लिए जुड़े थे, वो कहीं ना कहीं आपसे प्रताड़ित थे, आपके साथ थे। जब उनको लगा कि तो हट गए उनसे। यही है, तो ईवीएम कहेंगे ही, वो ईवीएम का खेल हो गया। उत्तर प्रदेश का जो चंदौली जिला है धान का कटोरा कहा जाता है। इसमें धान की फसलें ज़्यादा होती है, लेकिन किसानों का अक्सर यही शिकायत होती है कि फसलों का उचित दाम नहीं मिल रहा है, उनको मंडी प्रोवाइड नहीं हो पा रही है। एक विधायक के तौर पर उन जनता को क्या आश्वस्त करेंगे, या फिर आपने क्या किया है इस चीज़ को लेके? देखिए, ये समस्या तो है। हमारा जनपद, हमारा क्षेत्र पूर्ण रूप से किसान क्षेत्र है, और हमने आदरणीय योगी जी की सरकार में काफ़ी हमने बदलाव भी किए। 2017 से पहले प्रदेश में चाहे धान के रेट्स चाहे गेहूं के रेट्स आधे थे, 1400 थे, आज 2500 है, डबल हमारे रेट है। पहले क्रैकन गिने चुने होते थे और बिचौलिए पहले क्रैकन चलाते थे, आज बिचौलिए क्रैकन नहीं चलाते हैं। आज हम लगभग जगह जहां जहां हमें जरूरत समझ में आती है वहां हम क्रैकन खोलते हैं, और किसान को ये पैसे जो आते हैं सीधे उनके अकाउंट में आते हैं, उसमें कोई बिचौलिया रह ही नहीं गया। अगर किसान का गेहूं या धान खरीद हुआ, रेट भी तय है, तो वो क्रैकन पे देता है, सीधे अकाउंट में पैसे आते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसी खरीद की प्रक्रिया नहीं थी। आज अधिकांश चीजें ऑनलाइन सिस्टम पे है, और हम लोग इसको और आगे के चल के बेहतर करना चाहते हैं, ताकि किसान का धान और गेहूं और रेट उसको अच्छा मिले भविष्य में, और सही तरीके से हम उसको हर न्याय पंचायत में क्रय केंद्र में खोलने का लक्ष्य हमने बनाया है। क्योंकि डिपार्टमेंट के पास उतने कर्मचारी नहीं है, लेकिन हमारी सरकार इस पे काम कर रही है, संविदा के माध्यम से रखने जा रही है। बहुत जगहों पे हम लोगों ने रखा है, काम कर रहे हैं कि क्रय केंद्र खोल करके सही तरीके से किसान को दिक्कत न हो, उसका धान जाए और उसको पैसा तुरंत मिल जाए, उसको खाद और यूरिया डाई जो भी सुविधा है उनको सही तरीके से सही समय पे मिले, पानी उनको सही समय से मिले, बिजली उनको सही समय से मिले। बिजली की व्यवस्था हम सुदृढ़ करने के लिए लगे हुए हैं, जो पहले जर्जर व्यवस्था थी, क्योंकि हमारा क्षेत्र किसानी क्षेत्र है, और किसान ही अपने खेती के माध्यम से अपने परिवार की को चलाने का काम करता है, उसका जीविकोपार्जन का एक रास्ता है। तो इसलिए हम लोग काम कर रहे हैं, और आगे भी हमारी तैयारी अच्छी हो रही है, क्योंकि ऑलरेडी योगी जी सपोर्ट करते रहते हैं कि हमारे किसान की फसल सही समय से बिक जाए, उसको सही रेट मिल जाए, उसको सुविधाएं अच्छी समय से मिल जाए। ये ऑलरेडी योगी जी का हमेशा प्रयास रहता है। तो इसमें हम लोगों को बल भी मिलता है, इसमें हम लोग काम भी कर रहे हैं, और आगे भी हमें लगता है हम लोग सुदृढ़ इसको करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, सैयद राजा का इलाका जो है बिहार बॉर्डर से लगता है, तो बॉर्डर पे हमेशा सुरक्षा को लेकर के एक बड़ा चैलेंज रहता है। तो आपने अपने अधिकारियों को किस तरीके से निर्देश दिया है, प्रॉपर चेकिंग होनी चाहिए या क्या सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से? अभी हम लोगों की बैठक 3-4 दिन पहले हुई थी, जिले के अधिकारियों के साथ, प्रभारी मंत्री भी हमारे थे, और ऑलरेडी योगी जी ने प्रदेश में हर जनपद में एक कोर कमेटी बनाया है बैठक करने के लिए अधिकारियों के साथ। तो हम लोगों की पार्टी की एक कोर कमेटी है जो हम लोग अधिकारियों के साथ बैठते हैं। तो मेरी विधानसभा जो बॉर्डर पे पड़ती है, मेरा मुद्दा तो सबसे बड़ा ये रहता है कि बॉर्डर पे पड़ती है, क्या क्या चीज़ें गलत सही होती हैं, उन पे चर्चा हम लोग करते हैं। तो हर 2-3 महीने पे हम लोग इस पे चर्चा करते रहते हैं।
जो तस्करी है वो जानवरों की तस्करी, शराब की तस्करी या अन्य भी चीजें होती हैं, पूर्ण रूप से तो नहीं कह सकते कि बंद हो गए, लेकिन पहले की अपेक्षा में बहुत कमी आ गई। देखिए, किसी अपराध को रोकना आसान है, लेकिन पूर्ण रूप से अपराध को खत्म करना संभव नहीं है। ये कभी खत्म नहीं। ये कभी संभव नहीं। किसी की व्यक्तिगत रंजिश को आप खत्म नहीं कर सकते, भाई बहन के झगड़े को आप खत्म नहीं कर सकते, बाप बेटे के झगड़ों को आप खत्म नहीं कर सकते। ये तो मानसिकता होती है, मानसिकता के आधार पे चीजें होती हैं, वाद विवाद होता है, घटना दुर्घटना भी हो जाती है। इन चीजों को तो कोई बंद नहीं कर सकता। लेकिन जिस तरीके से इस प्रदेश में अराजक स्थिति बनी थी, भ्रष्टाचार था या अपराध था, वो आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सारी चीजें लगभग खत्म होने के कगार पे। अपराध तो पूरी तरह से लगभग खत्म हो चुका है इस प्रदेश में। कोई गैंग नहीं है, कोई माफिया नहीं है, कोई कह नहीं सकता कि मेरा गैंग चल रहा है। कोई अपराध करेगा तो उसको जवाब मिलेगा। तो बॉर्डर पे भी हमारी तमाम चीजें हैं जिस पे हमारी सरकार कंट्रोल कर रही है, हमारे अधिकारी जिस पे काम कर रहे हैं, और काफी हद तक हम लोग उस पे सफलता हम लोगों को मिली भी। और अभी किन कार्यों की आपकी प्राथमिकता सबसे पहले है, क्योंकि चुनाव भी 2027 का नजदीक आने वाला है, जनता के बीच भी आप किस तरीके से किन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं? हमारे 2-3 इशूज थे जिस पे हमने कुछ काम कर दिए हैं। अभी हमें आगे शिक्षा पे भी काम करना है। हमें तहसील यहाँ दानापुर में आप देख रहे हैं तहसील बनाने का हमें लक्ष्य बनाया था, लेकिन अभी हमें सफलता नहीं मिल पाई है क्योंकि जनगणना भी हमारी शुरू हो गई, जिसकी वजह से अभी नहीं हो पा रहा है कि आगे जनगणना होनी है। पुल एक बनना था गंगा जी पे, हमें लगता है इस बार शिलान्यास आदरणीय योगी जी करेंगे। एक सब स्टेशन था बिजली की समस्या, वो भी हम करने जा रहे हैं। आगे भी हमारी तैयारी है शिक्षा और स्वास्थ्य पे, और किसान की सुविधा के लिए हम काम करेंगे। किसान और स्वास्थ्य, और ये चीजें हमारी हैं, यही हमारा लक्ष्य है, शिक्षा और स्वास्थ्य और सिंचाई। शिक्षा स्वास्थ्य की आपने बात की, शिक्षा स्वास्थ्य पर हमेशा विपक्ष इस मुद्दे पर आपके क्षेत्र में सवाल उठाता रहता है कि डॉक्टर्स की कमी है, शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है। उन विपक्ष को क्या जवाब देंगे आप? देखिए, विपक्ष अपने आईने से देखता है, विपक्ष को समाज के आईने से देखना चाहिए। मुझे याद है, मैंने कहा कि मैं 24-25 साल की उम्र में मैं पॉलिटिक्स में आया था। आधा जीवन मेरा पॉलिटिक्स में ही हो गया, चंदौली में ही हो गया। पहले स्वास्थ्य सुविधाएं किस तरह की थी, हम लोग से ज़्यादा कोई बेहतर जान नहीं सकता, क्योंकि समस्याएं हम लोग तक ही आती। मेडिकल कॉलेज बना, मेडिकल कॉलेज बनने के बाद आज जो सुविधा वो हो रही है, जो जनपद में ओपीडी आती थी 500-600, आज ओपीडी आती है 2500-3000। तो व्यवस्था अच्छी हुई होगी तभी तो ओपीडी बढ़ रही है। मैं खुद गया था मेडिकल कॉलेज पे, हमने पूछा, डाटे देखे, 2500 ओपीडी। पहले के आंकड़े निकाले 500, 400, 600। अगर बदलाव नहीं होता तो 2500 लोग कहाँ से आते? हमने अभी जाके मैं पेशेंटों से भी मिला, कोई बिहार का भी पेशेंट है, बिहार सटा हुआ है। अब बिहार का पेशेंट है तो हम तो उसको भगा नहीं सकते, पेशेंट तो पेशेंट है, कहीं का भी पेशेंट हो। बिल्कुल। हमने पूछा दवाई कैसे मिल रही है, ठीक मिल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं, पैसे तो नहीं मांगे जा रहे? नहीं, कोई नहीं। और मैं 1-2 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने 50 लोगों से मैं मिला, पूरा हॉस्पिटल भरा हुआ है, जाके देख सकते हैं, खाली नहीं मिलेगा आपको। आईसीयू है, आईसीयू भरा हुआ है। एक पेशेंटों से मैं मिला, लगभग 50 पेशेंटों से मिला। ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था, वो कार्यक्रम थे, वो अपने ये वाले उस पे हम लोग गए थे। योगी जी का, अरे योगी जी का जन्मदिन था 5 तारीख को, मैं गया था, उससे फल बांट रहा था। एक पेशेंट से हमने पूछा, तब मुझे समझ में आया कि अरे ये बदलाव है, स्वास्थ्य में बदलाव है, शिक्षा में भी बदलाव है। ये हमने देखा है, अपनी आंखों से देखा है कि जिस सरकारी स्कूल में जहाँ कोई अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहता था, वहाँ पैरवी आती है कि मेरे बच्चे का भी एडमिशन करा दीजिए, क्योंकि उसको सुविधा मिल रही है, अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, जूते मिल रहे हैं, किताबें मिल रही हैं, खाने को सुविधा मिल रही है, और स्कूल की भी सुविधा अच्छी हो गई है कि उसकी कायाकल्प बदल गई है। वहाँ पंखे हैं, टेबल है, कुर्सी है। नहीं, बच्चे पहले जमीन पर बैठते थे,
ये बदलाव ऑलरेडी योगी जी की वजह से हुआ है शिक्षा में। अब इसको कोई देखता नहीं। मैंने कहा ना, मैं तो भाजपा गवर्नमेंट से पहले भी मैं एमएलए था। मैंने अन्य सरकारों को भी देखा है, स्कूलों को भी देखा है, स्वास्थ्य को भी देखा है। तो सत्र के पहले के डाटे उठा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब ये विपक्ष को दिखाई नहीं देता कि आपके समय क्या था, आज क्या है। अपराध किस तरह का होता था कि विधायक मारे जाते थे, सांसद मारे जाते थे, मिनिस्टर मारे जाते थे। आज कोई गवाह मारा जाता है तो फिर क्या होता है, आपने देखा है। ये बदलाव है, ये विपक्ष को नहीं दिखाई देता, क्योंकि विपक्ष वोट की राजनीति करता है। पहले वही मुख्तार अंसारी उनको अच्छे नहीं दिखते थे, जब लगा कि वोट की जरूरत है तो कहे नहीं अब मुख्तार अंसारी मसीहा है। क्या बात करेंगे आप, जो अपनी चीजों पे नहीं टिकता, अब उनकी क्या बात करेंगे विपक्ष की आप। यह चंदौली जो क्षेत्र है उसमें पर्यटन के कई संभावनाएं हैं। इस पर आप क्या क्या कर रहे हैं, क्या लगे हुए हैं कि आखिर इसको पर्यटन का क्षेत्र बनाया जाए, क्योंकि राजदरी देवदरी और भी बहुत सारे ऐसे अभयारण्य हैं जिसको मतलब एक ऐसा विकास कर दिया जाए ताकि लोग बाहर से भी आएं। तो इस ये पर आप क्या, आपकी क्या आपका सहकारिता है? आपका तर्क एकदम सही है। हम्म, देखिए, हमारे जनपद में पर्यटन के दृष्टि से बाबा कीनाराम का स्थल है, हम्म, जो पहले हमारी विधानसभा सकलडीहा में हुआ करता था। अब मैं तैयद राजा से विधायक हूँ, हम्म, तो वो मेरा क्षेत्र पुराना जो रहा है, वो मुझसे, मैं उससे दूर भी नहीं हूँ, क्षेत्र भी हमारा मुझसे दूर नहीं है। अब वहां आप जाइए तो आपको हर जगह डबल लेन सड़कें मिलेंगी। अभी काम चल भी रहा है, एक सड़कें नहीं, कई सड़कें जो उस पॉइंट पे जाएगी, सड़कें सभी सड़कें डबल लेन हो रही हैं, पहले नहीं थी। अब हमारे जाएंगे राजदरी देवदरी, आप 4 लेन बन रहा है। जब तक हम वहां कनेक्टिविटी नहीं करेंगे तब तक पर्यटन कैसे बढ़ेगा। जब कनेक्टिविटी अच्छी करेंगे, हम सुविधाएं अच्छी देंगे, तभी लोग आएंगे। जब काशी में ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी ने के नेतृत्व में जिस तरह से बाबा विश्वनाथ का धाम का डेवलप हुआ, या अयोध्या में भगवान श्री राम के धाम का डेवलपमेंट हुआ, तो पर्यटन आने लगे, कनेक्टिविटी हो गई। तो उसी तरह चंदौली में भी जब सड़कें अच्छी हो जाएंगी, सुविधाएं अच्छी मिलना चालू हो जाएंगी, तभी लोगों का आवागमन ज्यादा होगा, तभी लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो पर्यटन के क्षेत्र में हम लोग यही कर रहे हैं कि जो हम लोगों के पर्यटन स्थल है, जैसे एक हमारे सकरलिया में एक भगवान शंकर जी का मंदिर है, वहां से मैं अपने क्षेत्र में डबल लेन सड़क बना रहा हूँ। चकिया के क्षेत्र में हमारी डबल लेन 4 लेन सड़क बन रही है हमारे क्षेत्र से। हमारे क्षेत्र से जितनी सड़कें बाबा की नाम स्थल पे जा रही है, मैं सबको डबल लेन करा रहा हूँ, कि जहाँ लोगों की आस्था है, जो स्थल है जिससे लोगों का आस्था, लोगों का जुड़ाव है, जब उनकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी और भी लोग देख के आते हैं चीजें, अच्छी चीजें जब देखते हैं और प्रचार प्रसार होता है तो और लोग आते हैं। तो इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और वहाँ पे जो हमारा राजदरी देवदरी है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो पर्यटन टाइप की चीज है। झरने हैं, जंगल है, पहाड़ है, इससे बहुत लोगों को पसंद आता है। उस पर भी हमारी सरकार काम करने जा रही है, उसका डेवलपमेंट करने जा रही है, ताकि पर्यटन वहां पहुंचे। पहले सुविधाएं नहीं थी, सड़कें नहीं थी, इसलिए लोग जाते नहीं थे। और जब सड़कें बनेंगी, सुविधाएं मिलेंगी, तभी लोग जाएंगे। जहां जहां बना है वहां वहां लोग जा रहे हैं, वहां का पर्यटन बढ़ गया है। उसी तरह हमारे चंदौली का भी आने वाले समय में बढ़ने जा रहा है। पर्यटन पे यही काम हो रहा है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि चीजें और अच्छी हो जाए। अच्छा, सीएम योगी आदित्यनाथ के जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, ग्राउंड लेवल पे आप बतौर विधायक किस तरीके से देखते हैं, कितना प्रभावी है वो? देखिए, वो जमीन पे जब हम जाते हैं, गांव में चर्चा करते हैं सबसे, तो लोग एक्सेप्ट करते हैं। जब हम कहते हैं कि आर डी योगी जी ने जो काम किया है, तो लोग कहते हैं, तालियां बजाते हैं। ये उनके भाव है आदरणीय योगी जी के प्रति, कि जब मैं उनकी चर्चा करता हूं तो लोग को एक्सेप्ट होता है कि नहीं, योगी जी का अच्छा काम है, मोदी जी का अच्छा काम है, तो लोग तालियां बजाते हैं। ऐसा नहीं कि मेरी बात उनको अच्छा लगता है तभी बजाते हैं, अच्छा नहीं लगता तो क्यों बजाते। भीड़ भी इकट्ठा होती है,
कल ही मैं एक कार्यक्रम था मेरे क्षेत्र में, मैंने एक सड़क का शिलान्यास किया एक गांव में, हमें लगता 3,000 की संख्या थी, जगह नहीं थी वहां पे। सुबह हमने कार्यक्रम किया, उद्घाटन किया एक सड़क का, वहां 1,000 लोग थे। गांव के लोग छोड़ दीजिए, अगल बगल के लोग आ जाते हैं। अब मैं कोई भीड़ उड़ नहीं बुलाया था, न हमने किसी को कार्यकर्ता को कहा, न हमने किसी व्यक्ति को लगाया। लोगों का भाव है कि काम हो रहे हैं, लोग भीड़ इसलिए आती है हम लोगों के यहाँ कि काम हो रहे हैं। जो ऑलरेडी योगी जी का जीरो टॉलरेंस का विषय है वो जमीन पर दिखाई दे रहा है, लोग जुड़ रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि काम हो रहा है, सुरक्षा भी मिल रही है। बहन बेटी रात को भी आज घूमती है, उनको महसूस हो रहा है, तभी ऐसा हो रहा है। रात को हम लोग भी 11-12 बजे टहलते रहते हैं, कभी कभी 12 बजे घर पहुंचते हैं, लोग भी मिलते रहते हैं। तो जो पहली चीजें थी आज वो चीजें नहीं है। जमीन में बदलाव है और हर वर्ग में बदलाव है। ये बदलाव आप किसी एक जाति में नहीं कह सकते। आज मुस्लिम को भी राशन मिल रहा है, मुस्लिम को भी योजनाएं मिल रही हैं, आज यादव को भी योजनाएं मिल रही हैं। हमारे कार्यक्रम में यादव भी आते हैं, हमारे कार्यक्रम में दलित भी आते हैं। हम अपने क्षेत्र में आज एक कार्यकर्ता के यहाँ गए थे, वो दलित था। उसने किसी के विषय पे कहा कि आपने क्या काम किया, तो उन्होंने उसके कार्यकर्ताओं ने उसको गाली वाली दे दी, उसने मुकदमे लिखा दिए, जवाब भी दिया। उसने परेशान था, बहुत गरीब था वो। मैं उसके घर पे गया तो मुझे लगा कि और कोई समस्या होगी। उसके पिता ने कहा, उसके पिता 80 साल पे, कि नहीं बच्चा, मेरे बच्चा ने सही बोला, गलत नहीं बोला, मैं अपने बच्चे के साथ हूँ। लेकिन बच्चे से उसका कुछ विवाद था। वो सोचा कि आप आए हैं मेरा सुलटाने के लिए। तो हमने कहा नहीं, बस ऐसे ही मजाक सोचा कि आप ये कुछ इसकी मानसिकता ठीक नहीं है, मतलब सोच इसकी कुछ डिस्टर्ब है बेचारा, इसलिए मैं आया हूँ। बोले ऐसा नहीं। बोले नहीं, आप लोगों का झगड़ा है, खत्म हो जाए, बाप बेटे का झगड़ा नहीं होना चाहिए। ये लोगों के भाव है। एक हमारा दलित कार्यकर्ता भी बोला भैया मर जाएंगे लेकिन आपके साथ रहेंगे। क्यों? अभी हमने उसके लिए कुछ नहीं किया, लेकिन उसके भाव है। जबकि गरीब है, उसके बाद उसकी छत भी नहीं थी, शेड रख के उसका घर था। ये भाव होता है, भाव से लोग जुड़े होते हैं, विश्वास के साथ जुड़े रहते हैं। अब ऐसे भी लोगों के लिए हम लोगों को करना भी पड़ता है। जो ऐसे कार्यकर्ता हैं, ऐसे लोगों के लिए करना भी पड़ता है। अच्छा, सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर वाला एक्शन बड़ा चर्चे में है, लेकिन विपक्ष हमेशा आरोप लगाता है कि चिन्हित करके कार्रवाई की जाती है, जब अपनी बारी आती है तो लोग बुलडोजर वाला एक्शन नहीं करते। तो क्या ऐसा मानते कि है ऐसा? अब वो चिन्हित हमें लगता है विपक्ष ही करेगा, चिन्हित वही तय करेगा कि कौन है कौन नहीं है। लैंड ऑर्डर है, सिस्टम है। अगर कोई किसी को मारेगा तो क्या हम उसकी आरती उतारेंगे? कोई किसी का मर्डर करेगा तो क्या उसकी आरती उतारनी चाहिए कि आप यादव हो, आप क्षत्रिय हो, आप ब्राह्मण हो? चाहे क्षत्रिय रहा हो, चाहे ब्राह्मण रहा हो, चाहे यादव रहा हो, वो ठोका गया। अपराधी अपराधी होता है, कोई कास्ट का हो, कोई जाति का हो। अब आप चिन्हित कर लोगे कि इसने अपराध नहीं किया होगा, तो मर्डर क्यों कर दिया उसने? किसी का भी मर्डर क्यों कर दिया? अब लड़की छेड़ दिया तो कहते हैं लड़के हैं, गलती हो जाती है। ये क्या है? आपकी बेटी के साथ होता तो क्या होता? बेटी तो बेटी होती है, किसी की भी हो बेटी हो। ये सोच नहीं होनी चाहिए। अपराधी अपराधी होता है, अपराधी को अपराधी तरीके से ही ट्रीट करना पड़ता है। नहीं करेंगे तो सिस्टम बिगड़ जाता है। आज योगी जी का बुलडोजर ने सबको देश में बता दिया है। जो योगी जी का मॉडल है, सिस्टम है, काम करने का तरीका, अन्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उसी मॉडल पे चल रहा है। हाईकोर्ट को भी कहना पड़ा कि योगी का बुलडोजर लाओ। किसी हाईकोर्ट ने कहा था, जस्टिस ने कहा था। तो देखिए, बुलडोजर अलग विषय है, अब उसको दूसरे वेस में पेश करना, ये बात समझ में आती है। जो लोग ये बातें कहते हैं, विपक्ष ये बातें करता है, ये हमेशा वो वोट के हिसाब से बात करता है। अभी एक छतरी का इनकाउंटर हुआ, किसी ने नहीं बोला। एक यादव का इनकाउंटर हो जाए, देखिए
अखिलेश जी रोड पे आ जाएंगे, पहुंच जाएंगे उसके घर। अरे छतरी के घर पे भी जाइए, ब्राह्मण के घर पे भी जाइए। योगी जी तो अपराधी के घर नहीं जाते, अपराध के साथ नहीं रहते। किसी अपराधी के साथ अगर योगी जी किसी का सपोर्ट कर रहे हो तो बता दीजिए। हाँ, किसी की परिस्थितियां नहीं होंगी कभी, अब उसकी परिस्थितियों पे भी नहीं जाते हैं। उसकी परिस्थिति क्या थी, ऐसा क्यों हुआ, वो व्यक्ति इस लाइन में क्यों गया, आज वो क्या कर रहा है। अरे कालिदास जी पहले क्या थे? कालिदास जी पहले चोरी करते थे और इतने बड़े कवि बन गए, संत बन गए। तो चीजें बदलती हैं। ऑलरेडी योगी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से काम हो रहा है वो प्रदेश की जनता नहीं, देश की जनता देख रही है। मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से काम हो रहा है वो देश नहीं, दुनिया देख रही है। अब विपक्ष का काम है विपक्ष में बोलते रहना, विपक्ष बोलेगा ही। उनको समाज को बांटना है, जाति को बांटना है, देश को बांटना है, उनका लक्ष्य है। उनका वोट मिलना चाहिए, देश रहे या ना रहे लेकिन उनको वोट मिलना चाहिए। उस पद्धति पे वो काम करते हैं। उनका इतिहास भी वही रहा है। भारतीय जनता पार्टी समाज को जोड़ती है, हम किसी के खिलाफ नहीं रहते। लेकिन जो हमारी संस्कृति है, हमारी जो विरासत है, हमारी जो सभ्यता है, उसके लिए पार्टी काम कर रही है तो आपको कष्ट हो रहा है। पहले सिर्फ कब्रिस्तानों में काम होते थे, लेकिन आज मंदिरों में काम हो रहे हैं, आज महान पुरुषों के लिए काम हो रहे हैं, आज शहीद स्थल पे काम हो रहे हैं। ये लोगों को दिखता नहीं। शहीद तो हर जाति का है, मंदिर तो सबका है। हम किसी मस्जिद के खिलाफ नहीं है, लेकिन कोई गलत हुआ है तो उसको ठीक करने का हमारा काम भी तो है। अब उसको कोई सोच लेगा कि भाई ये तो गलत हो रहा है, अब उसको कोई गलत कह रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। ये जो काम हो रहा है हम लोग उसका स्वागत करते हैं। आदरणीय योगी जी जो काम कर रहे हैं, आदरणीय मोदी जी जो काम कर रहे हैं, जनता ही स्वागत कर रही है। हम लोग तो मान लीजिए पार्टी के कार्यकर्ता है, जनता इसलिए रिजल्ट भी दे रही है। 14, 17, 19, 22, 24, अब 27 भी। अच्छा, उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा जातिगत समीकरण पे के इर्द गिर्द ही चलती रहती है। क्या लगता है कभी ऐसा वक्त आएगा जब जातिगत समीकरण से ऊपर उठकर विकास पर वोट मांगे जाएंगे? देखिए, अब विपक्ष को ये बात समझ लेनी चाहिए कि आज भारतीय जनता पार्टी जो देश में मजबूत है वो सर्व समाज की वजह से मजबूत है, सबके साथ सबके विकास की वजह से मजबूत है। किसी एक जाति किसी धर्म को लेकर के भारतीय जनता पार्टी मजबूत नहीं है। ममता जी का देख लीजिए, खत्म हो गई। अब वो एक विषय पे आ गई, एक धर्म के साथ आ गई। उन्होंने सनातन धर्म का ही ध्यान नहीं रखा, जो इस देश की ताकत थी सनातन धर्म, उसको ही अपमानित करने का प्रयास किया, उसको ही तोड़ने का प्रयास किया। अंत में पूरी तरह खत्म हो गया। चुनाव के वोटिंग के गिनती के पहले कोई नहीं जानता था कि क्या होगा, लेकिन सबको, हम लोगों को तो पता था कि सरकार बीजेपी की आ रही है, लेकिन ममता जी को नहीं पता था। अब ममता जी की क्या हालत हुई देख लीजिए। अब कहेंगे बीजेपी ने सबको तोड़ दिया। बीजेपी ने नहीं तोड़ा, आपने सबको दबा के रखा था। सब लोग उग्र हो गए, सब लोग आपके विपक्ष में आ गए, सब आपके साथ दिल से नहीं थे। अब कोई कहेगा कि ईडी का दबाव दिया होगा तो सीबीआई, अब इसमें ईडी का दबाव सीबीआई का दबाव का क्या मतलब है? जनता वोट दे रही है तो उसमें ईडी का सीबीआई का क्या मतलब है? जनता तो विश्वास करके वोट दे रही है, जनता डेवलपमेंट पे वोट दे रही है। जो ऑलरेडी मोदी जी की योजनाएं थे ममता जी जमीन पे नहीं उतरना देना चाहती थी। अपने लोगों को के ताकत के दम पे, वहां पुलिस के दम पे वोट पाती थी। जब सारे सिस्टम पे कड़ाई हो गई, धाराशाही हो गई, लोगों को विश्वास हुआ कि काम नहीं हो रहा है। हमारे साथ एक लड़का रहता है, बंगाली है, उसको घर तक वहां नहीं मिला है, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास वहां मिलता ही नहीं। अब मिल जाएगा उसको। तो इसी तरह और भी लोग होंगे। वहां की परिस्थितियां बहुत डिफरेंट थी। यही सब करीब है। अच्छा, बनारस और चंदौली एक साथ सटा हुआ क्षेत्र है और पीएम मोदी बनारस के सांसद भी हैं। क्या लगता है चंदौली को
पीएम मोदी के सांसद रहने से कितना फायदा हुआ? देखिए, चंदौली को भी बहुत फायदा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की वजह से। जो रिंग रोड बनी है या 4 लेन बन रहा है या 6 लेन बन रहा है, चंदौली का डेवलपमेंट हमें लगता है कि पूर्वांचल में बनारस के बाद चंदौली का ही हो रहा है। हमारे चंदौली से भारतमाला एक्सप्रेसवे गई है रांची कलकत्ता के लिए, नई सड़क। हमारे क्षेत्र में ही चंदौली का जो ये रिंग रोड है, हमारे चंदौली में ही आई हुई है। एक हमारी सड़क बिंद एक्सप्रेस भी आ रही है, गंगा और पूर्वांचल को टच करने वाली। एक और ग्रीन बेल्ट की एक्सप्रेसवे सड़क आ रही है जो गाजीपुर होते हुए हाजीपुर जाएगी, बलिया होते। ये सिर्फ मोदी जी की वजह से हुआ है कि काशी क्षेत्र के आसपास के जिलों को डेवलपमेंट किया जा रहा है। और ऐसा नहीं कि काशी चंदौली का ही हो रहा है। आप नोएडा भी चले जाइए, आप गोरखपुर भी चले जाइए, तो आपको अलग अलग दिखाई देगा। आप प्रयाग भी जाइए तो आपको जो 17 के पहले का प्रयाग था, आज के प्रयाग को देखेंगे तो बदलाव दिखेगा आपको। अब ये विपक्ष को दिखाई नहीं देता, चंदौली विपक्ष को दिखाई नहीं देता कि पहले हम लोग को अगर 20 किलोमीटर जाना पड़ता था तो घंटे 1.5 घंटे लगते थे। आज हम 20 किलोमीटर जाते हैं तो 20 मिनट में पहुंच जाते हैं। तो यही तो बदलाव है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की वजह से हुआ, आदरणीय योगी जी की वजह से हुआ। जब दोनों सरकारें हमारी बनी देश और प्रदेश में, तब हमारे उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट जो हुआ है, जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, वो काम बनारस और चंदौली नहीं, पूरे पूर्वांचल और प्रदेश में हो रहा है। अच्छा, 2027 को लेकर अखिलेश यादव बहुत उग्र हैं और तैयारी भी बड़ी तेजी से कर रहे हैं और दिख भी रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत ही शांत हैं। किस तरीके से काम किया जा रहा है? क्या तैयारी निश्चिंत है आप लोग कि 2027 में हम जीत जाएंगे? कोई शांत नहीं है। जितने कार्यक्रम, जितने सिस्टम हमारी पार्टी का चलता है, हमारी पार्टी शांत तरीके से काम करती है। अभी मैं सुबह 6 बजे निकला था, मैं 11 बजे आया हूँ। मैं शाम को 5 बजे निकलता हूँ, फिर रात को 11 बजे आता हूँ। तो हम तो हमेशा चुनाव लड़ते रहते हैं, पार्टी हमेशा तो हमारी तैयारी करती रहती है। वो लोग जब चुनाव आता है तभी तैयारी करते हैं। हमारी पार्टी, हमारा संगठन चुनाव खत्म होने के बाद फिर लग जाती है उसी स्पीड में। हम कभी शांत नहीं बैठते थे, हम लगातार काम करते हैं। अब वो चुनाव पे काम करते हैं तो अंतर तो होगा ही। अब वो बैठे हैं, वो चलना शुरू किया तो आपको लग रहा है कि वो चल रहे हैं। हम तो ऑलरेडी चल रहे हैं, हम तो कभी बैठे ही नहीं। ना तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी बैठे, ना आदरणीय योगी जी बैठे। आप उनकी सिस्टम को देखिए, उनके कार्यक्रम कितने होते हैं, वो मेहनत कितने करते हैं। और अखिलेश जी क्या करते हैं, उनके सिस्टम को देख लीजिए। राहुल जी कितना करते हैं, विदेश टहल रहे हैं। तो आप इनके चीजों को देखिए, उनकी पार्टी क्या कर रही है, हमारी पार्टी क्या कर रही है, तो दिख रहा है। अच्छा, अखिलेश यादव पीडीए का समीकरण लेके चल रहे हैं और इसको मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं और बड़ा घमंड है उनको लेकर के। इस समीकरण में कह रहे हैं कि इस बार 2027 पार कर दूंगा इसी समीकरण पे। अखिलेश इस जी, अखिलेश जी बहुत कंफ्यूज है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैंने अखिलेश जी को देखा है, नजदीक से देखा है अखिलेश जी को। तो वो पीडीए कभी कहते हैं कि पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, अब कुछ और कह रहे हैं आजकल। अब वो नाम खत्म कर दिया उन्होंने। अरे हमारे पार्टी में भी क्या ओम प्रकाश राजभर दलित नहीं है? अनुप्रिया पटेल जी पिछड़ी नहीं है? डॉक्टर संजय निषाद ये क्या पीडीए के पार्ट नहीं है? आपके साथ जो है वो पीडीए है, दूसरे के साथ जो है वो पीडीए नहीं है। ये 2024 के चुनाव में जो संविधान और आरक्षण की बात कह के जो फायदा पा गए थे, जो लोग गुमराह हो गए थे, अब वो नहीं होने वाला है। अब जनता एक बार किसी भ्रम में बात सकती है, जनता बार बार भ्रम में नहीं आती। एक बार कोई ठगा जा सकता है, बार बार ठगा नहीं जा सकता। तो जनता ने उनको समझ लिया है, नजदीक से समझ लिया, उनकी सरकार को भी देखा है। तो जनता जानती है और जनता 2027 में फिर उनको जवाब देगी। और वो तो खुद कह रहे हैं, मैं सोशल मीडिया में देख रहा था कि अखिलेश जी का वर्जन है कि 2027 में अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीत जाएगी तो चुनाव अब नहीं होगा। तो मतलब उनको डर हो गया कि सब भाजपा आ रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, अब तो काम खत्म। अब लोगों में भ्रम फैला रहे हैं कि चुनाव नहीं होगा, बीजेपी चुनाव नहीं कराएगी। अरे कैसी बात कर रहे हैं? चुनाव तो देश की प्रक्रिया है,
चुनाव तो होगा, होता ही रहा है। पहले कहे कि मोदी जी आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे। अरे जब बहुमत में थे तो खत्म नहीं किए। और आपने क्या किया? मायावती जी के साथ क्या किया आपने? काशीराम जी के साथ क्या किया? आप अपने इतिहास को नहीं बताते हैं, आप दूसरे पे जो कहानी बनाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पूरी तरह गुमराह है, कंफ्यूज है। कंफ्यूज नहीं होना चाहिए पॉलिटिक्स में। आगामी विधानसभा चुनाव में अब समाजवादी और कांग्रेस दोनों एक साथ चुनाव लड़ने वाली है। क्या लगता है बीजेपी को उसका कितना नुकसान होगा? देखिए, वो तो पहले भी लड़ चुके थे, ये पहला चुनाव उनका नहीं है। दोनों भाई पहले भी लड़ चुके थे, कंधे से कंधा मिलाकर पहले भी चल 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 चुके हैं। 14 में भी चल चुके, हमें लगता है कि 17 में भी चल चुके हैं, 22 में भी चल चुके हैं। तो कोई नई चीज थोड़ी ना, ये जोड़ी कोई नई जोड़ी थोड़ी ना है। नई कुछ होती तो समझ में आता, लोग समझते। ये चीजें पुरानी हो चुकी हैं। और आज भी जनता मोदी जी के ऊपर विश्वास करती है, आज भी जनता योगी जी के ऊपर विश्वास करती है और उनकी कार्यशैली को देख रही है। तो इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये लोग अपना कंफ्यूजन बनाते रहते हैं, ये लोग अपनी कहानी बदलते रहते हैं, इसलिए अलग अलग तरीके से अपना सोचते हैं तो उसका रिजल्ट निकालते हैं। अभी तो कह रहे थे बंगाल में क्या होगा, बंगाल में क्या हुआ? बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार आई। अभी आगे देखते जाइए, जो ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि 33% महिलाओं को आरक्षण देंगे, अब वो भी आपको दिखने जा रहा है कि उसकी सफलता अब मिलेगी। सारे सांसद आ गए, विपक्ष वाले भी आ गए और बहुमत हो जाएगा। अब तो पास हो जाएगा, 29 में लागू भी हो जाएगा। तो लागू भी करेंगे और चुनाव भी करेंगे। आप गुमराह कर रहे हो कि हम चुनाव नहीं कराएंगे। आप भी विरोध कर रहे थे महिलाओं का, आप भी विरोध किए कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको डर था, मोदी जी को डर नहीं था। मोदी जी को तो लग रहा था कि महिलाएं आएंगी राजनीति में, अपने समाज की बातें को उठाएंगी, महिलाओं के हक की बात करेंगी, तो उनकी भी सहभागिता होनी चाहिए, क्योंकि उनका भी सहभागिता हमेशा देश के लिए रहा है। ये कोई गलत चीज तो थी नहीं, किसी घर की भी महिला हो सकती है। आप इससे क्यों भाग रहे हो? आपको भी सपोर्ट करना चाहिए था, आपने नहीं सपोर्ट किया क्योंकि आप डर रहे हो। तो आप तो डर का पॉलिटिक्स करते हो, वोट के लिए, डर के लिए काम करते हो। वोट के लिए काम करते हो कि किससे फायदा होगा, किससे नुकसान होगा। अभी अखिलेश जी की बेटी के ऊपर किसी ने कटाक्ष किया तो अखिलेश जी कुछ नहीं बोले, ऑलरेडी योगी जी बोले कि बेटी बेटी होती है, कार्रवाई भी करवाया उन्होंने। लेकिन अखिलेश जी कुछ नहीं बोल रहे क्योंकि उनका वोट घसक जाएगा। ये पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिक्स अगर हम कर रहे हैं तो देश के लिए कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं, जाति विशेष के लिए नहीं कर रहे हैं, वोट के लिए नहीं कर रहे हैं। हम लोग काम करते हैं तो जाति विशेष पे काम नहीं करते। हम अभी राजभर बस्ती में गए तो लोगों ने बताया हमारे यादव जी भी ये समर्थक है। हमने कहा चलिए उनके यहाँ भी चलते हैं, उनके यहाँ भी गए, यादव बस्ती में भी गए। हम जोड़ने का प्रयास करते हैं। अब ये मान लें कि वोट हमें नहीं मिलता है तो हम नहीं जाएंगे, नहीं, हम उसके यहाँ जाएंगे। जब उसकी विचारधारा हमसे जुड़ रही है क्यों नहीं जाएंगे? तो हम जोड़ने का प्रयास करते हैं, हम तोड़ने का प्रयास नहीं करते। हम जाति विशेष की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, हम फायदे के लिए काम नहीं करते। हमारी विचारधारा से कोई जुड़ रहा है तो उसको जोड़ेंगे, उसकी हेल्प करेंगे। अभी एक नौजवान था 20-25 साल का, उसका पैर एक्सीडेंट में कट गया, आनंद यादव। मैं गुजर रहा था तो वो रास्ते में वो सब उसके परिवार के लोग खड़े थे। मैं पूछा क्या हो गया? बोला घर यही आनंद यादव का है। मैं रुक गया। वो मेरे पास कुछ दिन पहले आया था कि मेरे घर जाने के लिए रास्ता नहीं है, अगर आप बनवा देंगे 25 मीटर है तो मैं चल नहीं पाता हूँ, साइकिल से चलता हूँ, आसानी से जा पाऊंगा। मैं सड़क उसका बनवा दिया। तो वो हमें नहीं था, हमारा वोटर नहीं था, लेकिन हमने उसको जोड़ा कि उसको जरूरत थी। उस सड़क पे वो नहीं पैदल नहीं चल सकता था, मोटरसाइकिल से नहीं जा सकता था क्योंकि वो पैर उसके नहीं थे।
तो हमने तो जातिवाद का काम नहीं किया, वोट पे भी नहीं कहा किया, क्योंकि उसको जरूरत थी, हमने काम किया। वही अन्य दल के लोग काम नहीं करते। पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, जन सेवा में कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, समाज में कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। मंच पे अपना पॉलिटिक्स की बातें करिए, वो चलता है। जब समाज में चल रहे हैं तो जन सेवा का भाव होना चाहिए, वही हम लोग काम करते हैं। ओवैसी अभी हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा, ओवैसी इस चुनावी मैदान में उतर गए हैं और मुस्लिम वोट को साधने की कोशिश कर रहे हैं। इससे क्या लगता है, ओवैसी मुस्लिम वोट को साध पाएंगे? देखिए, ओवैसी हो गए या कोई भी और भी मुस्लिम नेता है, वो अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उनका मुस्लिम समाज उनके साथ कैसे खड़ा हो जाए, वो अपने आप को जिंदा करने के लिए काम कर रहे हैं। वो कैसे नेता बन जाए? पहले वो प्रदेश में थे, अब देश में टहल रहे हैं कि हमारी लोकप्रियता और बढ़ जाए, हमारी बिरादरी में, हमारी जाति में। तो अपने जाति को अटैक करने के लिए काम कर रहे हैं, फिर कहीं न कहीं समझौता करेंगे। जहाँ जहाँ देखिए किसी किसी ने दल से मिल ही जाते हैं। वो अपने को पहले मजबूत कर रहे हैं, फिर दल से मिल जाएंगे। उनका वही तरीका है, इसके अलावा उनका और कोई उद्देश्य ही नहीं है। अपने को मजबूत करने के लिए वो अपना काम कर रहे हैं। देश और समाज के लिए उनका काम करने का उद्देश्य हमें नहीं लगता है कि है। और मैंने उनकी चीज़ों को कई बार देखा है। कभी मुख्तार अंसारी जी के यहाँ चले जाते हैं, कभी अतीक अहमद की बात करने लगते हैं। क्यों भाई? मुस्लिम है इसलिए? वो अपराधी है, ये तो सोचो पहले आप। इसने अपराध किया है, अपराध को नहीं देख रहे हो, आप मुस्लिम को देख रहे हो। आप कहीं ना कहीं गुमराह हो, अपने फायदे के लिए काम कर रहे हो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब विपक्ष हमेशा एक चीज आरोप लगाता रहता है कि जब भी चुनाव आता है बीजेपी के लोग धार्मिक और राजनीतिक करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, मंदिर मस्जिद करते हैं। क्या लगता है ऐसा है? हम जब नहीं थे सरकार में तो हमारी पार्टी का एजेंडा था कि मंदिर बनाएंगे। मंदिर हमने बनाया, हमने अपने सभी धर्म स्थल को डेवलप किया, और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि लोगों को रोजगार भी मिला, पर्यटन भी देश में बढ़े। तो वो तो हमारी संस्कृति है, देश की सभ्यता हमारे है। हमने आस्था पे काम किया, देश के डेवलपमेंट पे भी हमने काम किया। और आप जब चुनाव आता है तो आप करते हो, हम नहीं करते। आप मुसलमान को डराते हो कि हिंदू आपको मारेगा, मोदी आपको मारेगा, योगी आपको मारेगा। ये आप कहते हो, मोदी जी योगी जी नहीं कहते। मोदी जी योगी जी यही कहते हैं कि जो हमारे समाज को मारेगा, हमारे देश को मारेगा, हम उसको मारेंगे। ये कौन सा गलत है? जो हमारे समाज, हमारे देश को, हमारी संस्कृति को तोड़ना चाहेगा, हम उसके साथ कैसे समझौता कर सकते? हम उसका जवाब देंगे, हम उसको खत्म करने का प्रयास करेंगे। वही तो हो रहा है। उन लोगों को लगता है कि उससे उनका वोट कम हो जाएगा, इसलिए उसका विरोध करते हैं। अगर वो भी इस पे काम करते तो स्थिति कुछ बदल सकती है, लेकिन वो नहीं काम करेंगे। उनको डर है, उनके अंदर ताकत नहीं है, उनके अंदर क्षमता नहीं है। अब जितना मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी समय देते हैं समाज के लिए, ये लोग आधा समय भी नहीं देते। डाटा उठा के देख लीजिए इनका। हम लोग भी सीखते हैं ना कि ये मोदी जी कितना समय दे रहे हैं समाज के लिए, योगी जी कितना समय दे रहे हैं, अमित शाह जी कितना समय दे रहे हैं। आप क्या उनका आधा समय भी समाज के लिए देते हैं? भाई आज हम सरकार में हैं तभी तो काम कर रहे हैं। सरकार में आने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत कर रहे हैं। ये सिर्फ बोलते हैं, कुछ करते नहीं। बोलने से थोड़े ना वोट मिलता है। गुमराह हो सकते हैं लोग, बहक सकते हैं, अफवाहों में आ सकते हैं। वो हमेशा कोई उसको नहीं चाहेगा कि हमको इसी तरीके से वोट मिले, तो नहीं मिलता। इसलिए चीजें बदल रही हैं। अच्छा, मायावती जी पहले से कमजोर हुई हैं उत्तर प्रदेश में और राजनीति में उतनी सक्रियता नहीं, बतौर आपने उनके साथ काम भी किया है। क्या लगता है इसका फायदा अखिलेश यादव उठाने की कोशिश कर रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसे वोटरों के लिए काम करेगी या वोट साधने की कोशिश करेगी? देखिए, हम लोग तो पहले भी काम कर रहे हैं। जब ऑलरेडी प्रधानमंत्री मोदी जी देश में पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा
कि हमारी सरकार जन कल्याणकारी सरकार है, सबका साथ सबके विकास पे काम करेगी, गरीबों के लिए काम। और बाबा साहब की फोटो उन्होंने सभी सरकारी संस्थानों में लगवाया, क्योंकि बाबा साहब का जो समाज के लिए सहयोग था उसको समाज और देश जानता है, लेकिन विपक्ष ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। बाबा साहब को हमेशा अपमानित किया, मायावती जी को हमेशा अपमानित किया। उनके साथ जो घटना हुई आप जानते हैं, प्रदेश जानता है, देश जानता है। अगर भाजपा नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। उनको मारने का भी प्रयास किया मायावती जी को। और रही बात, वो कमजोर तो हुई है, क्योंकि पहले वो सर्व समाज को लेकर चलने का प्रयास करती थी और वो अपने नारे से थोड़ा सा भटक गई, जिसकी वजह से आज सर्व समाज उनके साथ नहीं रहा। लेकिन उनका समाज उनके साथ तो है ही, उनके साथ जुड़ा हुआ, उनको अपना नेता मानता है। नेता अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा अपने रास्ते से भटक गए, इसलिए उनको कमजोर हो गए। लेकिन अब ये कहिए अखिलेश जी उसका फायदा उठाएंगे। अखिलेश जी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वो सारे वोटर्स जानते हैं कि उनके नेताओं का, उनके महान पुरुषों का सम्मान कौन करता है, भारतीय जनता पार्टी का। और उन लोगों ने तमाम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन भी दिया। उनके समाज के वोटरों ने समर्थन भी दिया, कई जगहों पे समर्थन दिया। अब वो गुमराह हैं अखिलेश जी की हम वोट ले लेंगे, पा जाएंगे, 24 में जैसे गुमराह होके पा गए। लेकिन अब वो समाज में समझ चुका है, वो गुमराह होने वाला नहीं है। अगर वो भविष्य में आएगा तो भारतीय जनता पार्टी के साथ आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश के महान पुरुषों का, शहीदों का, संत पुरुषों का सम्मान करती है, संस्कृति का सम्मान करती है। विपक्ष इन सब लोगों का सम्मान नहीं करता। विपक्ष सिर्फ वोट की पॉलिटिक्स करता है। तो इसलिए गुमराह है, प्रयास कर रहे होंगे, इससे कुछ फायदा नहीं होना है। अखिलेश अक्सर बड़े मंचों से कहते हैं कि बीजेपी के कई मंत्री और विधायक हमारे संपर्क में हैं, बस सही वक्त का इंतजार है। गुमराह है, मैं फिर तो कह रहा हूँ, वो गुमराह है। उनके कई विधायक हम लोग के संपर्क में है। उनकी स्थिति ममता जी जैसी होने वाली है। क्या है, आप मेहनत नहीं करते। आप मेहनत करते तो समझ में आता। आप अभी भी जो चुनाव जीत रहे हैं वो सिर्फ समीकरण पे जीत रहे हैं। सभी समाज आपके साथ नहीं जुड़ा है, क्योंकि आप सभी समाज के लिए काम नहीं करते। अगर आप सभी समाज को जोड़ते तो आज सभी समाज आपके साथ होता। आप सभी समाज को जोड़ने का भी प्रयास नहीं करते, मेहनत भी नहीं करते, आप सिर्फ गुमराह करते हैं। आपका समाज गुमराह है। कुछ लोग भी अभी भी गुमराह हैं जो उनको वोट दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में चले जाइए, कितने लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं। बिहार में चले जाइए, कितने लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं। वहां के लोग गुमराह नहीं है। उत्तर प्रदेश के लोग गुमराह हैं, उनके समाज के लोग अभी भी बहके हुए हैं। लेकिन जो अच्छे लोग हैं उसमें वो भाजपा के साथ है, भाजपा को समर्थन करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाजपा देश के लिए काम करती है, राष्ट्र पे काम करती है। वो जाति पे काम करते हैं, व्यक्तिगत पॉलिटिक्स पे काम करते हैं। पीडीए की बात करते हैं, पीडीए में कौन है उनको पता है। जाति की बात करेंगे तो उनका परिवार ही आएगा, दूसरा कोई यादव नहीं आएगा। पार्लियामेंट लड़े, एक भी यादव बाहर ही नहीं रहा है, सब परिवार के ही लोग लड़े। तो क्या यही यही समाज है उनका? वही समाजवादी पार्टी कह सकते हैं कि वही उनकी समाजवादी पार्टी है, अन्य समाज उनकी समाजवादी पार्टी में नहीं है। लेकिन वोटर गुमराह है, आज नहीं कल वो भी समझेंगे। हमें लगता है कि अब धीरे धीरे सब लोग समझ गए। 2027 में उनका तो कह ही रहे हैं कि सरकार आ जाएगी तो चुनाव नहीं होगा। तो सरकार तो आ ही रही है, अब वो गुमराह अपना कर रहे हैं, करने की। आपके सैयद रजा सीट से आपके प्रतिद्वंदी मनोज सिंह डब्लू जो है वो अक्सर लोगों के बीच जाते हैं और कहते हैं कि जो जितने भी काम है वो मैंने कराया, बस फीता काटने का काम बीजेपी ने किया। इसमें कितनी सच्चाई? 10 साल से हमारी सरकार है, उनका काम 10 साल से भी चल ही रहा है। आप ये बताइए, कौन सा काम करा दे तो 10 साल तक चल ही रहा है। रोड कौन सी सड़क है जो 10 साल से बन रही है? कौन सा लिफ्ट कैनाल है जो 10 साल से बन रहा?
अब ये वही गुमराह वाली पॉलिटिक्स है। आप अपने गांव की सड़क नहीं बनाए हो, आप अपने गली की सड़क नहीं बनाए हो, आप उसको तो बताओ। आपकी गली की सड़क हम बना रहे हैं तो उद्घाटन हम ही करेंगे कि तुम्हारा नाम कहाँ से आ जाए? कहीं दिखाओ मुझे, क्या करेंगे? वो जिनके नेता वैसे ही हैं वैसे वो भी वैसे ही हैं। जनता हमारी जवाब देती रहती है, 2017 में दी है, 2022 में दी है और 2027 में भी देगी। अब ये लोग गुमराह हैं, ये गुमराह होकर पॉलिटिक्स करते हैं। इनको समाज और लोगों से लेना देना कुछ है नहीं। अगर समाज से लेना देना होता तो उसके लिए काम करते। ये उल्टी सीधी बातें न करते, ये उल्टी सीधी बातें करते हैं। अच्छा, इनका एक वीडियो सोशल मीडिया पे खूब वायरल होता है जिसमें अधिकारियों को हड़काते हुए देखे जाते हैं और एक भाषा इस्तेमाल करते हैं, रेल दिए जाओगे। राजनीतिक में अधिकारियों से काम कराने का क्या ये तरीका ठीक है? नहीं देखिए, रेल दिए जाओगे विषय दूसरा शब्द है, सबकी अपनी भाषा होती है। नहीं, लोग वो कहते हैं कि रेल दूंगा अगर काम नहीं किया तो। कौन कहता है? ये वही आपके प्रतिद्वंदी मनोज सिंह। हमने कहा ना कि गुमराह है, मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। तो जो जिसका मानसिक संतुलन बिगड़ा होगा तो क्या बोलेंगे? रेल दिए जाओगे इसका क्या अर्थ होता है? इसका इस भाषा का क्या मतलब होता है? हमने यही कहा ना, ये डेवलपमेंट की बात नहीं करते, ये किसी गरीब के गड़े हुए कांटे को नहीं निकालने का प्रयास करते, किसी के दुख दर्द को बांटने का प्रयास नहीं करते। ये सिर्फ यही बताते हैं कि उन्होंने फीता काट दिया, हमारा था, हम ये कर रहे हैं। जब आप थे तो आपने काम नहीं किया, अब काम हो रहा है तो कहते हो हम करते हैं, फिर उल्टी सीधी बातें करते हो कि मैं रेल दूंगा तो ये कर दूंगा तो वो कर दूंगा। तो जनता इनको जान चुकी है, जनता इनको जवाब पहले भी दे चुकी है, आगे भी दे देगी। ये गुमराह है, भ्रमित है, इनके नेता भी भ्रमित हैं, ये लोग भी भ्रमित हैं। पहले तो टिकट उकट लेके आए तब पता चलेगा कि कौन लड़ेगा। अभी तो टिकट का ही भरोसा नहीं है, कई प्रत्याशी घूम रहे हैं। मैं उनको अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानता, वो मुझे मानते हैं, ये उनका विषय है, हमारा कोई विषय नहीं, हमारा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है पॉलिटिक्स में। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, बस ये रहेगा कि जनता का जनसेवक हूँ, काम कर रहा हूँ। अच्छा, 2027 का आपकी सीट पे हमेशा सबकी नज़र रहती है। क्या लगता है, लड़ाई होगी इस बार या एक तरफा जीत होगी? हमें पूर्ण विश्वास है, जनता विकास पे वोट देती आई है, जनता विश्वास पे हमेशा वोट देती आई है, जनता देख चुकी है, जनता ने हमेशा देखा है, इसलिए जनता पूर्ण रूप से आशीर्वाद सुशील सिंह को देने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी को देने। अभी डिजिटल युग आ रहा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सारे नेता अक्सर एक्टिव रहते हैं और ट्रोल भी होते हैं। गुस्सा आता है कुछ ऐसा नहीं करने नहीं पर? नहीं, गुस्सा देखिए, समर्थक सबके अपने समर्थक होते हैं और समर्थक की अपने विचार है, अपनी सोच है, वो अपने विचार अपनी सोच से अपनी बातों को कहता है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं नहीं हैं, सामाजिक लोग नहीं हैं, तो अपना तर्क वितर्क कुछ भी उल्टा सीधा कर देते हैं। उनको ये समझना चाहिए कि हम जो लिख रहे हैं क्या सही है गलत है, या हमें कितना सही लिखना चाहिए, वो उसका तर्क नहीं कर पाते हैं और उल्टा सीधा लिख देते हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि वो नासमझ लोग हैं, कहीं ना कहीं उनको समझदारी नहीं है, इसलिए वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। ज़्यादा उल्टा सीधा लिखते हैं तो उसके लिए सिस्टम है, व्यवस्थाएं अपना काम करती हैं, पुलिस है, तमाम साइबर क्राइम है, तमाम जो अपराध जिस तरह का करेगा उस तरह का उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। तो हम लोग इस सब चीज़ों को लेकर बहुत बुरा नहीं मानते, मेरा स्वभाव ही नहीं है। मेरे खिलाफ 2017 में विनी सिंह जी लड़े थे मेरे खिलाफ, सेकंड फाइटर थे, तो मेरी विनी सिंह से बातचीत होती है, कोई मेरी प्रतिद्वंदता कोई नहीं है। मनोज सिंह से भी मेरी कोई प्रतिद्वंदता नहीं है, प्रभु नारायण यादव से भी मेरी कोई प्रतिद्वंदता नहीं है, क्योंकि वो मेरे भी खिलाफ लड़ चुके हैं, मुझे हरा चुके हैं, मैं उनको हरा चुका हूँ। तो मेरी किसी दुश्मनी नहीं है, राजनीति है, विचारधारा है। आपका अपना तरीका है पॉलिटिक्स करने का, हमारा अपना पॉलिटिक्स करने का तरीका है। हमारा पॉलिटिक्स करने का तरीका जनसेवा है, आपका तरीका है मीडिया में आना, आपका तरीका है बोलना।
आपको लगता है बोल के वोट मिलता है, हमारा तरीका है जनसेवा करके वोट मिलता है। तो हमारे और उनके काम करने में यही तरीके में अंतर है। इसलिए उनकी उस तरह की विचारधारा के लोग उनके साथ रहते हैं, वो भी उसी विचारधारा पे बोलते हैं। तो हम लोग इससे गुमराह नहीं होते, विचलित नहीं होते। अच्छा, हमने देखा है कि दोस्ती को दुश्मनी में बदलते हुए देर नहीं लगती राजनीति में। आप कौन सा ऐसा नेता है विपक्ष का जिसे आप बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं उनकी, नहीं, हम सबकी इज्जत करते हैं, किसी नेता उनकी विचारधारा की इज्जत करते हाँ देखिए, विचारधारा बहुत से ऐसे नेता हैं जिनके, जैसे मायावती जी की विचारधारा बहुत अच्छी है। उनके स्टेप गलत थे, फिर आज सब समाज उनके साथ। मायावती जी की विचारधारा अच्छी है। उनके जो कमेंट्स आते हैं, जो उनके विषय आते हैं, वो अच्छी बात बोलती हैं, समाज हित में बात बोलती हैं। जब आर डी योगी जी ने अभी काशीराम और बाबा साहब के स्थल पे जो आदरणीय योगी जी ने काम किया था, उसमें मायावती जी ने धन्यवाद भी दिया था। तो ये होना चाहिए। अगर काम हम अच्छा कर रहे हैं तो सभी को उसको धन्यवाद देना चाहिए। आप अच्छा कर रहे हो तो हम भी धन्यवाद देंगे। अब काम हम करें तो कहो आप कर रहे हो, तो क्या गुमराह कर रहे हो? ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने भी हमारे नेता हैं, विपक्ष के और भी बहुत से नेता हैं जो बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन अखिलेश जी हैं गुमराह हैं। गुमराह होकर पॉलिटिक्स नहीं की जा सकती। राहुल जी हैं गुमराह हैं, उनको समाज और देश से ही मतलब नहीं है। अखिलेश जी उनको देश और समाज से ही मतलब नहीं है, लेकिन मायावती जी को मतलब है। मायावती जी हमेशा नपी तुली बातें करती हैं, देश हित की बात करती हैं, समाज को जोड़ने का प्रयास करती हैं, क्योंकि हम लोग उनको देख रहे हैं। बाकी नेताओं में ऐसी स्थिति नहीं है। ऐसा तो नहीं कि उनकी पार्टी से आप आए तो ऐसा बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। जो हम उनको देख रहे हैं वो हम कह रहे हैं आपसे, हम्म, हम तो यही बात कह रहे हैं। अखिलेश जी से भी हमारी मुलाकात है। हम्म, माननीय मुलायम जी सिंह जी की जब मृत्यु हुई तो मैं उनके घर गया था। हम्म। तो ऐसा नहीं कि मेरी मुलाकात नहीं, लेकिन जो उनके वर्जन आते हैं वो बड़ा अजीब टाइप के आते हैं, समाज को गुमराह करने की बातें आते हैं, समाज को बांटने का प्रयास करते हैं। वो किसी जाति के बारे में टिप्पणी करते हैं। मायावती जी ऐसा नहीं करती, किसी जाति के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करती, किसी महान पुरुष का अपमान नहीं करती, धर्म का अपमान नहीं करती, वो सभी धर्म का सम्मान करती है। अब राजनीति में होता है, बदलाव होता है, चीजें ऊपर नीचे होती हैं, सबके अपने समय होते हैं। तो इसलिए मायावती जी का हम लोग बहुत सम्मान करते हैं, पहले भी करते थे, आज भी करते हैं। विचारधारा का करते हैं, उनकी विचारधारा का हम सम्मान करते हैं। अखिलेश जी की विचारधारा हमें अच्छी नहीं लगती, इसलिए हम उनके विषय में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन सम्मान तो सबका करते हैं। अखिलेश जी कहीं मिलेंगे नमस्ते होता ही है, वो तो व्यक्तिगत विषय है। विचारधारा जो है वो अच्छी नहीं, किसी से हमारी प्रधानता नहीं है। चूंकि अब सवालों के आखिरी दौर में हम, एक दो सवाल ही बचा है। बहुत ही एक महत्वपूर्ण सवाल उठ रहा है उत्तर प्रदेश में लेकर के, ब्राह्मण को लेकर के। अक्सर देखा गया, अक्सर एग्जामों में ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है, और लोग ये भी कह रहे हैं कि बड़े स्तर पर ब्राह्मण बीजेपी से नाराज हैं। अखिलेश यादव भी इस बात का जिक्र करते हैं। क्या लगता है इसका भारी नुकसान 2027 में होगा? ये सिर्फ अखिलेश जी कह रहे हैं। अखिलेश जी को देखना है तो किसी को लगा दें हमारे साथ। मैं रात को, भागवत उपाध्याय जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हमारे क्षेत्र के सम्मानित आदमी हैं, मैं उनके घर रुका था, और मनोज सिंह डब्लू के घर के गांव के बगल में गांव है उनका, उनके घर में रुका था। तो नाराज होते तो अपने घर में जगह क्यों देते? लल्लन तिवारी जी इस क्षेत्र के बड़े सम्मानित आदमी हैं, बहुत बड़े आदमी, वो मेरे अभिभावक के समान है। मैं कुछ ही लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं जनता की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे अभिभावक की तरह है, मुझे अभी कुछ जानकारी होगी उनको वो तो खट से फोन करेंगे, कहाँ हो गया, क्या दिक्कत होगी। ये भाव होते हैं, संबंध होता है। मेरे खिलाफ चौबे जी चुनाव लड़े थे, उससे ज्यादा वोट मैं पाया था ब्राह्मणों का। वो 30% पाया, मैं 50% वोट पाया। तो आज जो परिस्थिति जो दिख रही है वो अखिलेश जी बोल रहे हैं, राहुल जी बोल रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता बोल रहे हैं, जनता नहीं बोल रही है। कोई ब्राह्मण
अगर बोल रहा है तो वो किसी न किसी दल से जुड़ा हुआ है, वो बोल रहा है, जनरल लोग नहीं बोल रहे हैं। मैंने कहा ना, अगर देखना है तो हमारे साथ आ जाए, देख लें हमारे क्षेत्र में। जिस गांव में जाते हैं तो ब्राह्मण के गांव में ब्राह्मण ही हमें घुमाता है, ब्राह्मण ही हमें रोकता है, ब्राह्मण ही हमारे साथ घूम रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? ब्राह्मण सम्मान दे रहा है तभी तो मैं जा रहा हूँ। ब्राह्मण हमारे साथ जुड़ा है तभी तो मेरा सम्मान कर रहा है। लेकिन ये उन लोगों को नहीं दिखता। वो लोग गुमराह कर रहे हैं कि ब्राह्मण नहीं साथ में है, ब्राह्मण के साथ अन्याय हो रहा है। अपराधी है तो उसका तो हिसाब होगा, चाहे वो कोई भी हो। क्षत्रिय भी है तो उसका भी हिसाब हो रहा है। अगर वो अपराधी है तो अब उसका हिसाब किताब तो होगा ही, हो भी रहा है। लेकिन उसको वो जाति विशेष पे जाके पॉलिटिक्स की बात करते हैं। सबसे ज्यादा ब्राह्मण का अपमान तो अखिलेश जी ने किया। 2022 के चुनाव में उठा के इतिहास को देखिए, ब्राह्मण लोगों को कितना अपमानित किया। आदरणीय योगी जी कभी ब्राह्मण का अपमानित करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। अब कोई अपराधी है उसको मारना, अगर उसको जाति विशेष पे जोड़ना, तो ये तो बहुत उचित नहीं होता हमारे हिसाब से। लेकिन पॉलिटिक्स करना है तो अखिलेश जी कहेंगे कि ब्राह्मण का ही एनकाउंटर हो रहा है। क्या क्षत्रिय का नहीं हुआ? किसी अन्य जाति का नहीं हुआ? सबका एनकाउंटर हो रहा है। जो अपराधी है तो उसका एनकाउंटर तो होगा ही। तो मैंने कहा, मैं शुरू से ही कह रहा हूँ कि गुमराह करने का उनका प्रयास है। जो 2024 में वो सफलता उनको मिली है, तो उनको लगता है कि कुछ कुछ कहानी बताते रहेंगे तो लोग गुमराह रहेंगे, गुमराह होकर के वोट दे देंगे। इसके अलावा उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। न प्रदेश का डेवलपमेंट, न जनता से कोई लेना देना है, न समाज से लेना देना है। सिर्फ जाति विशेष की बातें करके लोगों को गुमराह करने का जो उनका प्रयास है, ये कहीं ना कहीं उन्हीं के लिए घातक है। और उनका नुकसान हमेशा हुआ है। सिर्फ 2024 में ही उनको सफलता मिल पाएगी, अब कुछ नहीं होना है इसमें। कहीं कोई ब्राह्मण नाराज नहीं है भारतीय जनता पार्टी से। आज भारतीय जनता पार्टी में हमारे तमाम ब्राह्मण नेतृत्व काम कर रहे हैं। तमाम प्रदेश में मुख्यमंत्री फडणवीस जी हैं, राजस्थान में शर्मा जी हैं, बंगाल में वो भी ब्राह्मण ही है, और भी तमाम प्रदेश में ब्राह्मण मुख्यमंत्री हैं। तो फिर तो ब्राह्मण कहीं कंफ्यूज नहीं है, ये विपक्ष के नेता कंफ्यूज है, उनको कंफ्यूज करने का प्रयास कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज, कोई समाज कंफ्यूज नहीं है। योगी जी ने सभी समाज को सम्मान किया है और भारतीय जनता पार्टी ने सभी समाज को लेकर चलने का प्रयास किया है। तभी आज देश में भाजपा की सरकार है, आदरणीय योगी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है। और तमाम प्रदेशों में भी आज भाजपा की सरकार बन गई है। क्यों? क्योंकि हम अपने धर्म की बात करते हैं, हम देश को जोड़ने का प्रयास करते हैं, हम अपनी ताकत को मजबूत कर रहे हैं। ये समाज देख रहा है। और वो लोग जो है पॉलिटिक्स के काम कर रहे हैं। अच्छा, राजनीति में जो नए लड़के, नए यूथ आ रहे हैं, जिनका राजनीति में कोई नहीं है, कोई गॉडफादर नहीं है, उनके लिए क्या आप संदेश देंगे, किस तरीके से राजनीति करनी चाहिए? देखिए, युवा देश की भविष्य है। हाँ, युवाओं को शिक्षा की जरूरत है, शिक्षा के साथ साथ संस्कार की भी जरूरत है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। और जो युवा आगे बढ़ रहा है या प्रयास कर रहा है, चाहे वो शिक्षा में, चाहे वो खेलकूद में, सरकार उसका सपोर्ट भी कर रही है। अभी हमारी आरडी योगी जी की सरकार ने लगभग अपने 9 साल के कार्यकाल में लगभग 10 लाख युवाओं को नौकरी दिया है। किसी भी नौकरी वाला ये नहीं कह सकता, कोई भी नहीं कह सकता कि हमने पैसा दिया। जो उसका कैरियर है, जो उसका भविष्य है, हम उसके साथ खिलवाड़ क्यों करेंगे? आज युवा को विश्वास भी हो रहा है कि सरकार, हमें नौकरी मिली है, सरकार ने दिया है तो हमारी क्षमता से दिया है, हमारे टैलेंट से दिया है। तो आज प्रदेश का युवा बीजेपी के साथ है और सरकार भी युवाओं के लिए तमाम योजनाओं पे काम भी कर रही है, तमाम योजनाओं पे काम भी कर रहे हैं।
तो इसलिए प्रदेश का युवा एकदम ठीक है और हम सब लोग यही चाहते हैं कि हमारा युवा बढ़े, युवा बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा, युवा डेवलपमेंट करेगा तो देश डेवलपमेंट करेगा। तो आज हमारे देश का युवा बढ़ रहा है, चाहे खेल हो, चाहे शिक्षा हो, हर क्षेत्र में हमारा युवा बढ़ रहा है और सबसे ज़्यादा युवा वर्ग बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है। आप किसी स्टेट को उठा के देख लीजिए, तो उसको दिख रहा है कि बीजेपी ने डेवलपमेंट किया है, बीजेपी ने उनके हित के लिए काम किया है, इतिहास के लिए काम किया है। तो आज युवा बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा, 2024 लोकसभा सीट पर बीजेपी की हार मिली थी चंदौली से। क्या मानते हैं, क्या कारण रहा, कहाँ कमी रह गई थी? देखिए 2024 का चुनाव चंदौली ही नहीं हारे हम, गाजीपुर भी हारे हम, जौनपुर भी हारे हम, मछली शहर भी हारे हम, समझते हैं आजमगढ़ भी हारे, बलिया भी हारे, पूर्वांचल की कई सीटों पे हारे। लास्ट फेज का चुनाव था, ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी का वोट परसेंट कम हो गया। अब प्रधानमंत्री जी से मजबूत कोई कैंडिडेट तो हो नहीं सकता, प्रधानमंत्री जी से ज़्यादा कोई डेवलपमेंट तो किया नहीं होगा, लेकिन जनता गुमराह होगी। जो विपक्ष ने हवा फैलाया, आरक्षण, संविधान, मोदी जी आएंगे तो खत्म कर देंगे, तो कुछ लोग गुमराह हो गए, उसकी वजह से लोग भटक करके विपक्ष पे वोट दे दिए। उसकी वजह से चंदौली की भी हार हमारी हुई, 21,000 वोट से हम लोग हारे। 21,000 कोई वोट नहीं होता है। ये तो दुर्भाग्य चंदौली का रहा कि हमारे नेता महेंद्र नाथ पांडे जी चुनाव हार गया, चंदौली का दुर्भाग्य था। जो हमारे महेंद्र नाथ पांडे जी डेवलपमेंट कर रहे थे, आज उसकी गति धीमे हो गई। हमारे सांसद होते, वो देश में कैबिनेट मंत्री थे, वो अपनी क्षमता से भी डेवलपमेंट काम ला रहे थे, तो आज तो कोई सांसद नहीं है, तो उस तरीके से काम तो नहीं हो पा रहा है। तो वो आरक्षण और संविधान को लेकर लोग चुनाव आ रहे, वो गुमराह की वजह से आ रहे। अंत में अब अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं, तो अंत में हम रैपिड फायर की ओर बढ़ेंगे, जिसका उत्तर आपको 1 से 2 शब्दों में देना है। और आपका पहला सवाल है कि पूर्वांचल की राजनीति में राजनीति की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? पूर्वांचल की राजनीति की कमजोरी देखिए बहुत बड़ी तो नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ का युवा कुछ चीजों पे गुमराह हो जाता है। अखिलेश यादव। अब नहीं होगा। जो कमजोरी थी, वो कमजोरी का फायदा विपक्ष उठा चुका है। अब कोई युवा गुमराह नहीं हो सकता, अब कोई किसान गुमराह नहीं हो सकता। अब जो वर्ग गुमराह हो जा रहे थे, अब वो गुमराह नहीं होने वाले। मायावती। नहीं, मायावती जी भी गुमराह नहीं है, मायावती जी तो ठीक है, मायावती जी को कोई दिक्कत तो है नहीं, उनका वोट तो उनके साथ है ही। उनका वोटर तो बीजेपी की मानसिकता का भी है, सनातन धर्म से भी जुड़ा है, संस्कृति से भी जुड़ा है, तो वो कैसे भटक सकता है? अच्छा, इन नेताओं का जिनका हम नाम रख रहे हैं, उनको एक देखते ही या सोचते ही क्या दिमाग में आपका आता है? एक शब्द में बस बताना है आपको। योगी आदित्यनाथ। और देख के अच्छा लगता है, मोदी। मोदी जी को भी देखते हैं तो खुशी आती है, अच्छा लगता है। अमित शाह के बारे में क्या कहें? उनको भी देख के एनर्जी मिल जाती है। राहुल गांधी। उन लोगों को देखने से तो डिस्टर्ब हो जाता है दिमाग। अच्छा, राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह जी हम लोग के नेता हैं, हमारे तो विशेष आदरणीय है। मनोज सिंह डब्लू, आपके प्रतिद्वंदी। वो कॉमेडी टाइप के लोग हैं। अब कॉमेडी व्यक्ति को आदमी देखेगा तो क्या कहेगा। अच्छा, चुनाव से ठीक पहले सैयद रजा की जनता से आपका क्या संदेश है? देखिए सैयद राजा की जनता का मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि यहाँ की जनता ने मुझे लगातार आशीर्वाद दिया है, मेरे पर विश्वास किया है, और हम लोगों ने हमेशा प्रयास किया है कि जन जन तक हमारे आरडी योगी जी, आरडी मोदी जी की सरकार की योजना पहुँचे और हमारे विधानसभा का डेवलपमेंट हो। उस पर हम लोगों ने काम भी किया है। जो हमारे काम बचे हैं उस पर हम लोगों को काम करना है, चाहे वो सिंचाई का विषय हो, चाहे हमारे बिजली का विषय हो, या अन्य जो हमारे डेवलपमेंट है किसानों के लिए और युवाओं के, बच्चों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, ही हमारी प्राथमिकता है। उस पे हमें और सुदृढ़ काम करना है। मेडिकल कॉलेज हमने ही लाया था अपने क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज बना है।
शिक्षा में भी आगे हम कुछ उस पे इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह भी अपने क्षेत्र में कराने का हमारा लक्ष्य है। और कृषि विश्वविद्यालय का भी हमारा लक्ष्य था, लेकिन आदरणीय जी ने भी नहीं दे पाए। और भी कुछ चीज़ें हैं जिस पे हमें काम करने का हमारा लक्ष्य है, जिस पे हम काम कर रहे हैं, जनता को पता भी है कि हम लोग उस पे काम कर रहे हैं। कई जगह सफलता मिली है, कई जगह सफलता अभी नहीं मिली है, लेकिन समय है हमारे पास, सफलता मिलेगी। लोगों को विश्वास भी है, इसलिए लोगों का समर्थन भी है। लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे, हम लोग काम करते रहेंगे। जनसेवा के रूप में हम लोग काम करते हैं। हम लोग कोई फ़ायदा, नुकसान के रूप में काम नहीं करते, जनसेवा के रूप में काम करते हैं। हमें लगता है जनता को विश्वास भी है। तो जनता से मेरा यही आग्रह है कि आशीर्वाद देती रहे, हम लोग सेवा करते रहेंगे। एक जनसेवक के रूप में हम लोग काम करते हैं। अच्छा, अगर आप एक राजनेता ना होते तो सुशील सिंह जी क्या होते? बिज़नेस करते हैं, एक बिज़नेसमैन होते हैं। तो हमारे साथ ख़ास मेहमान के तौर पर सैयद रजा के विधायक सुशील सिंह जी मौजूद थे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अविनाश कुमार पांडे हैं और मैं भूपेश मिश्रा। नमस्कार। नमस्कार।